हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लोग इस पार्ट में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित 35 महत्वपूर्ण सवाल को जानने वाले हैं। ये सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपको उत्सर्जन तंत्र पूरा जानकारी प्राप्त करना है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो इससे पहले एक मानव उत्सर्जन तंत्र और दूसरा पादपों में उत्सर्जन, ये दोनों वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, ये लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इसमें से सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, क्योंकि ये जो लेटेक्स होता है, ये लेटेक्स एक दूधिया उजला कलर का, दूधिया रंग का या सफ़ेद पदार्थ होता है। जब हम लोग पीला कनेर या बरगद या पीपल, इसमें से किसी के भी ताज़े पत्ते को तोड़कर और उसे हम तोड़ते हैं तो वहाँ से एक दूध निकलता है, उसी दूध को लेटेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में, ये आपका पीपल है, ये आपका बरगद है और ये है पीला कनेर। इसके पत्ते को जब तोड़ेंगे तो दूधिये रंग का जो पदार्थ होगा वही होता है लेटेक्स। सवाल दूसरा है हमारा, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो दोस्तों, ये रेजिन एवं गोंद ये संचित रहते हैं पुराने जाइलम में। तो आप लोग को याद रखना है, पौधे में जो पुराने जाइलम होते हैं उसमें रेजिन एवं गोंद संचित रहते हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, पौधों में गैसों मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? तो दोस्तों, पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है वो दोनों से होता है। दोनों मतलब रंध्रों से भी और वात्र रंध्रों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी नंबर। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। हीमोडायलिसिस, आप लोगों को पिछले वीडियो में हीमोडायलिसिस के बारे में बता दिया गया है। पांचवा सवाल, मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, मानव मूत्र में यूरिया 2% होता है। जबकि हम लोग वाटर की बात करें, पानी की, तो पानी की मात्रा या जल की मात्रा 96% होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों, जल तो होता ही है, यूरिया भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी रचना होती है उसे हम लोग वोमेन संपुट कहते हैं, वोमेन संपुट। और जो जाल जैसी रचना होती है उसे ग्लेमेरुलस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, प्रत्येक वृक्क में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो होती है 1 मिलियन, और 1 मिलियन को ही 10 लाख भी कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा मूत्र मार्ग। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इस तरह से हमारे ये एक धमनी और शिरा होते हैं, महाधमनी महाशिरा, यहाँ से लगा होता है किडनी इस तरह से, और यहाँ से जुड़ा रहता है एक मूत्रवाहिनी, और यहाँ पे होता है आपका मूत्राशय, और ये बाहर खुलता है मूत्र मार्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। तो दोस्तों आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि उत्सर्जन की क्रिया और जल संतुलन की क्रिया एक साथ संपन्न होती है, मतलब साथ साथ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। तो दोस्तों जब एमिनो अम्ल टूटता है तो अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, और यूरिक अम्ल भी बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, स्थलीय जंतु में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन शरीर से किस रूप में होता है। तो जो स्थलीय जीव जंतु हैं उसके शरीर से यूरिया के रूप में निष्कासन होता है। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि यूरिया के रूप में, जैसे स्तनधारी हो गया, मेढक हो गया, ये सब के शरीर से यूरिया के रूप में निकलता है उत्सर्जी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 13, किस जीवों में किन जीवों में होगा दोस्तों, किन जीवों में नाइट्रोजन पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। आपको बताए थे जिसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है उसमें यूरिक अम्ल के रूप में निष्कासन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि रेप्टिलिया मतलब हो गया सांप, कीड़े मकोड़े, और एवीज मतलब हो गया पक्षी। तो ये सब जो हैं इसको जल की कम आवश्यकता होती है, तो इसके जो एक्सक्रेटा हैं अर्थात उत्सर्जी पदार्थ वो यूरिक अम्ल के रूप में निकलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। तो दोस्तों आपको बता दें डायलिसिस मशीन कृत्रिम वृक्क का काम करता है। कृत्रिम वृक्क अर्थात कृत्रिम किडनी का काम करता है। 16 नंबर सवाल है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो दोस्तों नेफ्रॉन के वोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वोमेन संपुट। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। तो दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन, और प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 मिलियन अर्थात 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो आपको बता दें दोस्तों ये जो रेजिन है ये चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। चीड़ आपको याद रखना है, ये पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ मरुस्थल होता है, पानी जहाँ पे कम उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सभी में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सभी में। पादप अपशिष्ट जो हैं पत्ती में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, किडनी स्टोन क्या कहलाता है? तो आपको बताए थे दोस्तों, जो किडनी स्टोन होता है उसमें एक्चुअल में रहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है किडनी स्टोन में। 22 नंबर सवाल है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी, क्योंकि आपको पता है किडनी से संबंधित है नेफ्रॉन, तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन मतलब नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त की शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मतलब यहाँ फिल्ट्रेशन से है। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, रक्त का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी में होता है। हालांकि रक्त का शुद्धिकरण एक टर्म्स आता है हृदय से, सॉरी फेफड़ा से रिलेटेड भी, जहाँ पे कि रक्त जो है उसमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलने की क्रिया को भी रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन वर्ड का मतलब है किडनी से। क्वेश्चन नंबर 24, किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो किडनी स्टोन में क्या रहता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जिलेट। हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में अवशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा रक्त में अवशिष्ट पदार्थ, रक्त में अवशिष्ट पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका क्या परिणाम होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन ए, उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। ऑप्शन सी, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उसका दूसरा वृक्क काम करेगा, उसके दूसरे वृक्क से उत्सर्जन की क्रिया होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह विषाक्त होते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि यह अनावश्यक होते हैं। ऑप्शन डी, सभी सही हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा सभी सही हैं, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो 29 का सही आंसर होगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन 30 कहता है, मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? नंबर ए, वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुकी दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय स्थल पर कशेरुकी दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुकी दंड के बाईं ओर, वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुकी दंड के बाईं ओर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। जो किडनी होते हैं वो हमारे उदर गुहा, उदर मतलब पेट, इसके पृष्ठीय तल पर कशेरुकी दंड के दोनों तरफ होते हैं। एक बायां किडनी और एक दायां किडनी दोनों तरफ होते हैं, तो इसीलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, किडनी बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं।
आप लोगों को याद रखना है उसे क्या कहते हैं, कैप्सूल। क्वेश्चन 32, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो जो गैसों का निष्कासन होता है पौधों में, वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। आप लोग को याद रखना है विसरण क्रिया। बाष्पोत्सर्जन तो आपको पता ही है, ये जल के निष्कासन के लिए है। 33, क्वेश्चन नंबर 33, मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन बी मूत्र मार्ग, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो दोस्तों अग्नाशय ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो 33 नंबर सवाल का सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताए थे कि जो हमारे वृक्क होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग। तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया है बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा कॉर्टेक्स। आपको याद रखना है कॉर्टेक्स। आज के इस सेशन का लास्ट सवाल है उत्सर्जन तंत्र से कि 100 मिलीलीटर रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा 25 मिलीलीटर। जो 100 मिलीलीटर ब्लड है, उस 100 मिलीलीटर ब्लड में जो यूरिया की मात्रा है वो लगभग 25 मिलीलीटर मानी जाती है। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए है। ये सवाल है कि नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ऑप्शन ए वोमेन संपुट, ऑप्शन बी ग्लेमेरुलस, ऑप्शन सी हैनले लूप, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चंस का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।